हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरंगी और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 2 का। ओके, जो कि रांची यूनिवर्सिटी एज वेल एज एनपीयू यानी नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी दोनों के लिए यूजफुल है, क्योंकि दोनों का सिलेबस क्या है, सेम है। ओके, तो हमारा दो मेजर पेपर इसमें आएगा, 2 3। तो पहले अभी हम लोग 2 का बात करेंगे, फिर इसके बाद 3 का आएगा। ठीक है, और एग्जाम रिलेटेड या कुछ भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, आपको हर वीडियो में बताते हैं, फिर भी आप लोग का कमेंट रहता है पीडीएफ पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा, जो कि आपको कहाँ से, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा। फिर उसमें रजिस्टर करना होगा अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, जो कि कितना का आएगा, 60 रुपीज का आएगा। जिसमें जैसे आप अभी सेमेस्टर 2 में हो, तो ऐसा नहीं कि बस 2 का मिलेगा या बस ओनली मेजर पेपर्स मिलेगा। क्या होगा, तो आपको 2 से लेके 8 तक, सेमेस्टर 8 तक आपको चलेगा, तो वहां तक आपको सारा मेजर पेपर का जो 18 तक जाएगा। उसके बाद आपका जितना भी माइनर पेपर मिलेगा, एसी पेपर सेक पेपर जो भी होता है, सारा आपको वहां पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो हो गया, ये ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा। अब चलिए हम लोग अपने पढ़ाई के और आते हैं। पेपर आपका कौन सा है, मेजर पेपर 2। ओके, जिसका पेपर टाइटल क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हमारा साहित्य रहा है हिंदी का, वो उसका क्या, उसका डेवलपमेंट, उसका विकास कैसे रहा है, कितने भागों में बांटा गया है, किस मतलब कौन से प्रेफरेंस लेके मतलब बांटा गया है, मतलब होता है ना। और उसके बाद इसके अंदर हम लोग को कौन सा पढ़ना है, आपका रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, ऐसे तो हिंदी साहित्य को बहुत सारे विद्वानों ने बांटा है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस किनका है, तो आचार्य राम शुक्ल जी का। आपने भी नाम सुना होगा आचार्य राम शुक्ल जी का। ठीक है, उन्होंने बांटा है किसके, ये तो भाषा के ये में बांटा है। आप बोल सकते हैं जो छंद अलंकार जो यूज होता है उसके ये में बांटा है, चेतना के आधार पे बांटा है कि अभी मनोरंजन के लिए बन रहा है, कभी भक्ति के लिए बन रहा है, कभी लोगों को जागरूक करने के लिए बन रहा है। तो उस हिसाब से उन्होंने बांटा है कितने ये में। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, आदिकाल आता है। ठीक है, आदिकाल में देखिए, आपको यहाँ पे रीति और आधुनिक पढ़ना है, बट आपको इंट्रो तो थोड़ा बहुत लिखना होगा या जानना होगा ना। ठीक है, तो आपका उसमें हो गया। तो सबसे पहले हमारा आदिकाल आया है, फिर क्या है हमारा भक्ति काल, फिर आपको पता होगा कि उसमें विष्णु शाखा अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद हमारा आया है क्या, भक्ति काल के बाद रीति काल आया है। रीति काल में हमारा क्या है, रीति वर्ड के कारण, और इसमें किस रस का प्रधानता होता है, तो श्रृंगार रस का प्रधानता होता है। इसमें छंदों का अलंकार ज्यादा होता है, वाक्य लैंग्वेज को हम लोग ज्यादा आकर्षित और सौंदर्य का ये में ध्यान देते हैं। ठीक है, तो शब्दों शैली में ज्यादा हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो श्रृंगार रस की प्रधानता है, छंद का हम लोग अलग अलग यहाँ पे प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा आता है आधुनिक का। ठीक है, जो फिर छायावाद प्रयोगवाद अलग अलग में बांटा गया, यहाँ पे गद्य का विकास हुआ। ठीक है, तो ये आपका चार है, क्या है, पहले आदि काल है, फिर हमारा भक्ति काल है, फिर रीति काल है, फिर आधुनिक काल है। ओके, जो कि अभी तक हमारा क्या चल रहा है, आधुनिक काल चल रहा है। तो इतना है। तो चलिए अब हम लोग इसका पहले सिलेबस देखेंगे, फिर इसका कुछ क्वेश्चंस करेंगे इम्पोर्टेंट। फिर आप अपने से अपने हिसाब से देखिएगा कैसे क्या करना है। ओके, तो चलिए मैं वीडियो को ऑफ कर लेती हूँ, लास्ट में मिलेंगे। हाँ जी, तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिलेबस को डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए यूनिट 1 में हमारा क्या है, रीति काल का नामकरण और काल सीमा। तो इसका नामकरण कैसे हुआ है, मान लीजिए आचार्य राम शुक्ल जी ने बांटा है, तो किस आधार पे इसको बांटा है। ओके, उसके बाद काल सीमा मतलब इसका टाइमलाइन क्या रहा है, ये देखना है। फिर रीतिकालीन परिस्थितियां क्या थी वहाँ की, कैसी प्रवृत्तियां थी। ठीक है, इसकी काव्य धाराएं क्या क्या है। फिर हम लोग को रीतिकाल के कुछ महत्वपूर्ण कवि के बारे में पढ़ना होगा, जो कि कौन कौन है, चिंतामणि है, मतीराम है, बिहारी है। ठीक है, घनानंद है, पद्याकर भूषण है, ये सब का क्या करना है, परिचय आपको पढ़ना है। ओके, यूनिट 2 में आपको क्या देखना है, आधुनिक काल की पृष्ठभूमि। पहले यूनिट में हमें रीति काल की देखना है, फिर क्या देखना है, आधुनिक काल का पृष्ठभूमि क्या रहा है। ठीक है, जैसे कि बताएं कि इसमें क्या हुआ था, गद्य का विकास हुआ था। पहले क्या चलता था, पद चलता था, कविताएं ज्यादा चलती थी। उसके बाद देखिए, तो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग किनको कहा गया है, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि चार स्तंभ भी है इसका नाम। अब भारतेंदु जी का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, उसे इनको राष्ट्र क्या,
राष्ट्रकवि तो क्या है, निराला को कहा जाता है, देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए यूनिट 3 में हमारा क्या है, तो आधुनिक हिंदी काव्य की प्रवृत्तियां क्या है, इसकी प्रवृत्तियां रही है भारतेंदु युग और द्विवेदी युग और छायावाद युग। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चंस को अब डिस्कस करते हैं। पहले समझेंगे कि ये टाइमलाइन क्या है, किस ये में बांटा गया है, उसके बाद बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, रीति काल का नामकरण, ठीक है। नामकरण दैट मीन कि इस काल को, इस टाइमलाइन को हम रीति काल ही क्यों कहे, कुछ और क्यों नहीं कहे, ठीक है, तो उसका फिर इसकी टाइमलाइन क्या है, फिर इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो चलिए देखते हैं हम लोग। आपको ये ज्यादा टफ नहीं है पेपर, आराम से बहुत अच्छा मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल का अत्यंत महत्वपूर्ण योग है, जो अपनी विशिष्ट काव्य प्रवृत्तियों और शैली के कारण अलग पहचान रखता है। इस काल का नाम रीतिकाल इसलिए किया गया क्योंकि इस समय कवियों ने काव्य में रीति अर्थात काव्य शास्त्र, नियमों, अलंकारों और रसों का विशेष महत्व दिया। काव्य शास्त्र मतलब नियमों का मतलब कुछ ट्रेडिशनल नियम थे जिसको फॉलो करके क्या होता था, बनाया जाता था, ठीक है। इसमें अलंकारों का अत्यधिक यूज देखा गया, रसों का अत्यधिक यूज देखा गया, ठीक है। तो इसी कारण इसे क्या क्या इसको रीतिबद्ध भी बोलते हैं, आप लोग को बाद में पता चलेगा। जो काव्य शास्त्र जो नियमों को ये चलता है तो उसको रीतिबद्ध बोलते हैं। फिर रीति मुक्त भी होता है, एक रीति शुद्ध भी होता है। ओके, फिर देखिए आपका शुक्ल पक्ष, रीतिकाल का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया था। इनका नाम आपको लिखना ही लिखना है, एक नाम आपको रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। उन्होंने इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों को देखते हुए रीतिकाल कहा। अन्य विद्वानों ने इसे श्रृंगार काल, अलंकार काल भी कहा। देखिए रीतिकाल ज्यादा फेमस हो गया, लेकिन इसका अन्य नाम क्या है, श्रृंगार काल। अगर एक नंबर में पूछ देगा कि आपको रीतिकाल को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या, श्रृंगार काल, अलंकार काल, जो आपको मिलेगा ऑप्शन में उसको आपको टिक आउट कर देना है। ओके, और क्यों कहा गया भाई, क्योंकि श्रृंगार रस की प्रधानता थी, अलंकारों का अत्यधिक यूज था, रसों का अत्यधिक यूज था, ठीक है। क्योंकि इस काल की अधिकांश रचनाएं श्रृंगार रस और अलंकारों से परिपूर्ण था। अब इसमें हम लोग बेटा काल सीमा के देखेंगे कि इसका कब से कब तक चला है। काल सीमा की दृष्टि से रीतिकाल का लगभग 1600 से 1850 ईस्वी तक चला माना जाता है। यह काल भक्ति काल के बाद आधुनिक काल से पहले आता है। भक्ति काल बताएं कि सबसे पहले हमारा क्या आया है, आदि काल आया है, आदि काल आया है ना। फिर उसके बाद भक्ति काल आया जिसमें सगुण और निर्गुण दो भागों में बंट गए। उसके बाद हमारा रीति आया, उसके बाद क्या हुआ, आधुनिक आया। ओके, इसके अंदर भी डिवाइडेड है, ऐसे मत सोचिएगा। चलिए, इस समय भारत में मुगल शासन था, दरबारी संस्कृति का विकास हुआ जिन्हें साहित्य को गहराई से प्रभावित किया। दरबारी संस्कृति दैट मीन राजा महाराजाओं का समय था, मुगल शासन भी कर रहे थे, इससे भी क्या होता है, हमारा साहित्य इन्फ्लुएंस होता है, आपको प्रभाव तो पड़ेगा ही। और दरबारी संस्कृति मतलब जैसे कि आदिकाल में क्या होता था, राजा महाराजाओं का गुण गाते थे। काव्य का मतलब वही था कि वहां पे युद्ध हो रहा है, उसी को बढ़ा चढ़ा के बोलना, ये उनकी प्रशंसा करना है कि नहीं, तो वही है। फिर देखिए, रीति काल की प्रमुख विशेषताओं सबसे महत्वपूर्ण है श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसका पहला नंबर में क्या है कि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। इस काल में कवियों ने नायक नायिका के प्रेम, मिलन और विरह का अत्यंत सुंदर सूक्ष्म वर्णन किया है। नायिका भेद का विस्तृत चित्रण इस काल की विशेष पहचान है। नायिका भेद मतलब क्या होता था कि जो हमारी नायिका होती थी, नायक और नायिका, हीरो हीरोइन, ठीक है, एक्टर एक्ट्रेस, तो उसमें उसकी महत्वपूर्णता ज्यादा होती थी। उसके उस पे हो रहे शोषण को दिखाया, हो सकता है उसके ऊपर हो रहे शोषण को दिखाया जा रहा हो, या उसके मालकिन मतलब हो रहा है, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते थे, ज्यादा उजागर किया जाता था, ज्यादा फोकस किया जाता था। फिल्म इंडस्ट्री में आप देखते होंगे कि हीरोइन क्या एज ए सपोर्टिव कैरेक्टर काम करती है, मेन क्या होता है, हीरो होता है। लेकिन आप देख लीजिए गोपी बहू सीरियल, उसमें अहम का क्या काम था, बहुत पहले का है, पता नहीं आप लोग देखे है कि नहीं। तो उसमें वो कुछ नहीं, लैपटॉप लेके आता था, लैपटॉप लेके जाता था, लेकिन मेन मुद्दा क्या, गोपी नायिका भेद, तो वो चीज हुआ, ठीक है।
चलिए, और इस टाइम क्या पहले हम लोग को पता है कि आधुनिक काल में आया कि हम अब लोगों को जागरूक करेंगे शिक्षा के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति, जाति मतभेद के प्रति, ठीक है। लेकिन उस टाइम जो रीति काल में चल रहा था, श्रृंगार रस की प्रधानता यानी प्यार की प्रधानता, है ना। जो प्रेम चलता था, मिलन, अब प्रेम है तो मिलन है, मिलन होगा तो कभी ना कभी विरह भी होगा, तो विलाप भी करेंगे। तो इस चीज का बहुत सुंदर चित्रण है इसमें, राधा कृष्ण का अत्यधिक आपको यहाँ पे देखने का मिलेगा, ठीक है। चलिए, वो पहली महत्वपूर्ण थी श्रृंगार रस की प्रधानता, नायिका भेद का ज्यादा फोकस्ड। अब देखिए दूसरा में क्या, अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग। और अलंकारों का प्रयोग हम क्यों करते हैं, वाक्य को सुंदर और प्रभावी बनाने के लिए, वाक्य को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं काव्य में, ठीक है। और अलंकार आप कितना है आपको पता होना चाहिए क्या क्या है, जैसे उपमा हो गया, रूपक हो गया, अनुप्रास हो गया, ठीक है, यमक हो गया, और भी है फिर। तो ये सब आपको बताना है। फिर तीसरी विशेषता क्या है, काव्य शास्त्र का विकास। काव्य शास्त्र मतलब इस काल में रस, अलंकार और रीति पर अत्यधिक अनेक ग्रंथ लिखे गए। कवियों ने काव्य के नियमों को स्थापित किया, उनका पालन किया। बताएं कि ट्रेडिशनल रूल हो सकता है थोड़ा मॉडिफाई करके इन्होंने क्या किया, बनाया, और उसी का पालन करने के लिए कहते थे ताकि वो एक अच्छा काव्य बन सके, ठीक है। एक अभी हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं तो क्या होता है, फॉर्मेट अगर गलत लिखते हैं तो बोल दिया जाता है नहीं एप्लीकेशन गलत है, तो उस टाइम भी उसी तरह होता था, ठीक है। चलिए, फिर चौथी विशेषता क्या है कि दरबारी प्रवृत्ति। दरबारी प्रवृत्ति मतलब कि अधिकांश कवि राजाओं और सामंतों के आश्रित थे, मतलब राजा राजा के गुण गाते थे, उनके पास ही रहते थे, खाना पीना करना, ठीक है, उन्हीं का प्रशंसा करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। कोई भी एक आप दरबारी कवि का नाम बताइएगा कमेंट में, बहुत सारे हैं, आप एक किसी का कमेंट कीजिएगा कौन से राजा और कौन थे, ठीक है। फिर देखिए जनजीवन से दूरी। इस काल में का साहित्य सामान्य जनता की समस्याओं से दूर रहा, अधिकतर उच्च वर्ग के जीवन को दर्शाता था। या तो पॉलिटिकल मतलब वही राजा महाराजा के ये को बताया जाता था, मतलब जो साधारण जो मनुष्य थे, किसान थे, जिसपे शोषण हो रहा था, वो सबसे दूर कहीं इमेजिनरी वर्ल्ड पे, काल्पनिक दुनिया पे ये लोग काम करते थे, ठीक है। तो यही है हमारा, और इसी चीज को हम लोग को प्रेमचंद का कहानी में आपको आधुनिक काल में दिखेगा कि कैसे वो किसान के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, मजदूरों के बारे में लिख रहे हैं, तो वहां पे इसका जनजीवन से जोड़ा गया। तो समझ में आ गया कि रीतिकाल क्या है, कब से कब तक चला, तो 1600 से लेकर 1850 तक चला। श्रृंगार रस की प्रधानता थी, अलंकार की प्रधानता थी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीतिकालीन परिस्थितियों एवं उनकी प्रवृत्तियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो रीतिकाल में क्या क्या सिचुएशंस था, ठीक है, और उसकी क्या क्या प्रवृत्ति थी, उस पर हम लोग को अभी बात करना है। चलिए, इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो हमें किसी भी का परिस्थिति जानने के लिए, किसी भी काल का, उसका चारों एंगल से देखना पड़ेगा, ठीक है। उसका सामाजिक स्थिति क्या था, सामाजिक स्थिति मतलब औरतों का क्या स्थान था, है कि नहीं, नैतिक मूल्य लोगों में था कि नहीं था, तो वो सब, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल क्या था, सांस्कृतिक कल्चर रिलेटेड क्या था, धार्मिक क्या था, हिंदू मुस्लिम सिख इकाई का क्या ये था, ठीक है। तो चारों तरफ से हमें देखना पड़ता है, इकोनॉमिकल भी होता है। चलिए, तो ये आप देख लिए, तो इसको मैं एक बार पढ़ती हूँ। ऋतुकालीन साहित्य को समझने के लिए उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थितियों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। इन परिस्थितियों का गहरा प्रभाव रीतिकालिक काव्य पर पड़ा। हम लोग को पता है कि साहित्य समाज का क्या क्या होता है बेटा, दर्पण होता है ही नहीं। हम लोग बोलते हैं बहुत, ये होता है स्लोगन है कि साहित्य समाज का क्या होता है, दर्पण होता है। किसी भी आप काल का या किसी भी जगह का आप साहित्य उठा के पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा उससे कि उस टाइम वहाँ के लोगों की क्या स्थिति थी, ठीक है। लोग इतना भी तो इमेजिनरी पे नहीं लिखते ना, जो आसपास देखते हैं उसी से इन्फ्लुएंस्ड होके लिखते हैं। तो ये बोला गया है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, कैसा रहा था हमारा वो सब दिखा देगा।
ठीक है? दर्पण तो सिर्फ़ सामने वाले को प्रेज़ेंट को ही दिखाएगा, है कि नहीं? आप अगर दर्पण के पास खड़े हैं, साहित्य ही को ही समाज का दर्पण माना गया है और साहित्य हमारा पता है क्या है? अमर है, आज से कई सालों से चला आ रहा है कि नहीं? तो चलिए सबसे पहले हम लोग किसमें देखेंगे? राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं, ओके? राजनीतिक दृष्टि से रीतिकाल मुगल शासन का काल था, है ना? उस टाइम मुगल शासन ब्रिटिश लोग आए हुए थे, ठीक है? इस समय शासकों और सामंतों के दरबारों में विलासिता और ऐश्वर्य का वातावरण था। कवि इन दरबारों में आश्रित रहते थे, इसीलिए वे अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगारिक और प्रशंसात्मक काव्य लिखते थे। कोई राजा तो ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरा समीक्षा करो, क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना तारीफ सुनना चाहेगा, अपना प्रशंसा सुनना चाहेगा और वही कवि करते थे उनको उनको प्रसन्न करने के लिए। अब सामाजिक देखिए सामाजिक दृष्टि से इस काल में समाज में वर्ग भेद स्पष्ट था, ठीक है? ऊंच नीच गरीब अमीर बहुत ज्यादा था, आप लोग को पता है डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं? उच्च वर्ग विलासिता में लिप्त था जबकि निम्न वर्ग संघर्षपूर्ण जीवन जी रहा था, स्ट्रगल किए जा रहा था, आज भी करता है तब भी कर रहा था। लेकिन साहित्य में आम जनता की समस्याओं का चित्रण बहुत कम मिलता है। अब समा उस टाइम क्या अपर क्लास लोगों पे लिखा जाता था, पॉलिटिकल में लिखा जाता था। जो किसान, जो मजदूर, जो निम्न वर्ग के लोग थे उसका चित्रण बहुत यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगा। कम देखने को मिलेगा उससे पता चल जाएगा कि वहाँ पे वैल्यू नहीं मिलता था, है कि नहीं? अब देखिए सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल कला और सौंदर्य का युग था। संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि कलाओं का विकास हुआ। इसी काल में जो हमारा संगीत है, म्यूजिकल इंडस्ट्री है, डांसिंग का है, जो आर्ट आर्ट क्या बोलते हैं इसको आर्टिस्टिक ये है, ठीक है? आर्ट का जो था ये सब का क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। इसका प्रभाव काव्य में भी दिखाई देता है जहाँ सौंदर्य और श्रृंगार का अत्यधिक वर्णन मिलता है। अब देखिए यहाँ पे धार्मिक दृष्टि से इस काल में भक्ति की भावना कमजोर पड़ गई और उसकी जगह लौकिक प्रेम और श्रृंगार ने ले ली। इससे पुराना में क्या था? भक्ति काल था जिसमें कृष्ण का जो कि मीराबाई है कि नहीं? वो हो गया, फिर से सूरदास, जो भी शाखा को फॉलो करते थे उसमें भक्ति में लीन अंधाधुन एकदम बिजी रहते थे। लेकिन इसके बाद रीतिकाल में हुआ क्या कि लौकिक प्रेम मतलब जो आसपास प्रेम दिख रहा है, विरह दिख रहा है, मिलन दिख रहा है, उसको लोगों ने ज्यादा उस पर गौर फरमाया, ठीक है? कवियों ने आध्यात्मिक विषयों के बजाय सांसारिक प्रेम को अधिक महत्व दिया। आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल परमात्मा का विषय को छोड़कर इन्होंने क्या सांसारिक प्रेम पर ज्यादा ध्यान दिया और राधा कृष्ण के बारे में बहुत ज्यादा यहाँ पे हम लोग को चित्रण मिलता है। अब यदि प्रवृत्तियों की बात करें तो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां थी। प्रवृत्तियां देखिए क्या क्या थी? तो सबसे पहले क्या है? श्रृंगार रस की प्रधानता थी, ठीक है? उच्च स्थान दिया गया, प्रेम मिलन विरह सबके बारे में बताया गया। फिर देखिए अलंकारिता, ठीक है? काव्य को सजाने के लिए क्या किया गया? विभिन्न अलंकार का प्रयोग किया जिससे भाषा क्या अत्यंत कलात्मक और प्रभावशाली दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पे नायिका वेद है, इसकी प्रवृत्ति ही ये सब, ठीक है? नायिकाओं में विभिन्न रूपों का विस्तार से वर्णन इस काल की प्रमुख विशेषता है। काव्य शास्त्रीयता मतलब वही बताएं कि नियम और सिद्धांत का पालन किया जाता था। फिर दरबारी प्रवृत्ति था मतलब जो कवि जो है राजा महाराजा के जाके उसके दरबार में गान प्रशंसा करते थे, उनके लिए काव्य लिखते थे, ओके? चलिए थर्ड क्वेश्चन भी सेम है कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी? तो वही श्रृंगार रस आपको लिखना है, अलंकार, नायिका भेद, काव्य शास्त्र, दरबारी काव्य, ठीक है? और लोक जीवन से दूरी, ठीक है? याद रहेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 है कि रीतिकालीन काव्य धाराओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इसका क्या काव्य धारा है? तो देखिए 3 है, एक रीतिबद्ध है, रीति मुक्त है और एक रीति शुद्ध है। रीतिबद्ध में मतलब रीतिबद्ध वर्ड से ही आपको क्या समझ में आ रहा होगा? बाध्य, बाउंडेड, ठीक है? तो देखिए इस धारा के कवि जो रीतिबद्ध काव्य धारा के जो कवि होते थे वो जो प्रॉपर नियम रूल स्ट्रक्चर नॉर्म जो बना था उसको फॉलो करके लिखते थे, ठीक है? मान लीजिए यहाँ पे श्रृंगार रस की प्रधानता है तो उस पे ध्यान देंगे, नायिका भेद पे है तो उस पे ध्यान देंगे, ठीक है? तो इसी से मतलब नियम को फॉलो करके वो लोग लिखते थे, इसीलिए वो क्या हुआ रीतिबद्ध काव्य धारा कहा गया,
ठीक है। इसके प्रमुख कवि का नाम लिख दीजिएगा, मतीराम है, पद्माकर है, ठीक है। चलिए, अब रीति मुक्त में क्या है कि ये लोग क्या फ्री वर्ड्स में लिखते थे, फ्री होके लिखते थे। और यहाँ पे काव्य शास्त्र मतलब यहाँ में नियम, कठोर नियम को फॉलो करने के बजाय अपनी भावनाएं, अपनी इमोशंस को क्या नेचुरल फ्लो में लिखते थे, ठीक है। इस काव्य में व्यक्तिगत अनुभव, प्रेम और विरह की सच्ची भावना दिखाई देती थी। रीतिबद्ध में क्या होता था, अब जो भाई बाउंड्री लगा दिया गया है, आपको उससे बाहर नहीं निकलना है, लेकिन रीति मुक्त में क्या है, जो हम पर्सनल फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको लिखते थे, तो यहाँ पे सच्चाई दिखता था रीति मुक्त में। अब देखिए रीति सिद्ध क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है, बैलेंस्ड मिलता है, जो कि एक परफेक्ट रूप में बाहर होके आता है ना। इस धारा के कवि रीति और भाव दोनों का संतुलन बनाए रखते थे। रीति का भी, नियम का भी ये देखते थे, और भाव, श्रृंगार वगैरह जो भी होता है सबका यहाँ पे वो लोग इक्वल बैलेंस बना के चलते थे। क्या है, काव्य शास्त्र में नियमों का भी पालन करते थे और साथ में के भावना भी रहती थी। तो समझ में आया कि तीन है काव्य धारा, क्या हुआ, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त। रीति मुक्त में पालन नहीं करते थे नियमों का, रीतिबद्ध में बाध्य थे लिखने के लिए, नियम को फॉलो करने के लिए, और उसके बाद क्या है, रीति सिद्ध, जिसमें बैलेंस बना के लिखते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर पे, रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण, पद्माकर आदि का विस्तृत परिचय दीजिए। तो ये आप खुद से कर लीजिएगा पीडीएफ से, इसमें बस पढ़ना है तो उतना कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आप अलग से लिख के भी इसको आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बिहारी सतसई आप लोग नाम सुने होंगे। अब हम लोग यूनिट 2 से पढ़ेंगे कि आधुनिक काल का क्या था। हमने रीतिकाल पढ़ लिया है कि 16 से लेकर 1850 तक चला। अब हम लोग आधुनिक काल के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी क्या क्या प्रवृत्ति रही है और क्या इसकी परिस्थिति रही है, ठीक है। तो पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। चलिए, तो अब हमारा आधुनिक काल का पृष्ठभूमि समझने से पहले आप थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए कि ये क्या, इसका आरंभ कब हुआ। जैसे कि जब रीतिकाल का अंत हुआ, तो रीतिकाल का कब तक माना गया, 850, सॉरी 1850, ठीक है, 1850 तब माना गया। तो आधुनिक काल का यहीं से क्या हुआ होगा, प्रारंभ होगा, अकॉर्डिंग टू हुम, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद इसमें जानने वाली बात क्या है कि इसमें अब राष्ट्रीय चेतना का बात आने लगा, लोगों को स्वतंत्रता का ये बात बताने लगे, जो ब्रिटिश हमारे ऊपर जो शासन कर रहे थे उसके बारे में बताने लगे, भ्रष्टाचार के बारे में बताने लगे, आम जनता जो जनजीवन है उसके बारे में बताने लगे। तो क्या हो गया, लोग जागरूक होने लगे, पता चलने लगा, लोग एजुकेटेड होने लगे, मोरल वैल्यूज के बारे में सीखने लगे, नैतिक मूल्य के बारे में सीखने लगे, समझे। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं, इसका जो लिखा हुआ है वो देख लेते हैं एक बार। तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक परिवर्तनों का परिणाम है। और देखिए ये तो अचानक सडन नहीं आया होगा, उसके सामाजिक ये में चेंज आया होगा, उसका राजनीतिक ये में चेंज आया होगा, सांस्कृतिक में चेंज आया होगा, बौद्धिक में चेंज आया होगा। ये सब का चेंज का ही परिणाम क्या है कि हम लगा कि नहीं भाई, अब यहाँ पे हम लोग को क्या एक ग्रेजुअल ही चेंज रहेगा, लेकिन हम लोग को यहाँ पे चेंज दिखा। और इसका प्रारंभ क्या कब हुआ है, तो 1850 ईस्वी में, ठीक है। इस समय अंग्रेजी शासन स्थापित हो चुका था, जिसने भारत के समाज और साहित्य को गहराई से प्रभावित किया। अब देखिए क्या है यहाँ पे, आधुनिक काल की पृष्ठभूमि, सबसे महत्वपूर्ण कारक अंग्रेजी शासक और पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव था। पश्चिमी शिक्षा मतलब वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन सबसे पहले हमें पता है कि पहले हम लोग का एजुकेशन सिस्टम कैसा था, तो गुरु आश्रम, मदरसा, ये सब था। वेस्टर्न में क्या आया कि हाँ सबको थोड़ा पढ़ना चाहिए, इंग्लिश बहुत सारा उसमें था आपका, सारा बहुत सारा उसमें क्या निकला था, रिपोर्ट वगैरह आया था, ठीक है। तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। तो यहाँ से इसका क्या हुआ, शुरुआत हुआ। अब देखिए अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें भारतीयों ने नई चेतना, जागरूकता का विकास हुआ। और वो लोग हमें एजुकेट क्यों करना चाहते थे, क्योंकि वो फ्यूचर प्लानिंग में थे कि ये लोग को तो अब बाहर से उतना नहीं ना लाएगा वो लोग। अब क्या वो लोग सोच रहा था कि इसी लोग को अपने एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अपने
कार्य जो उनका ऑफिस में जो वर्क चलता था उनको हम लोग से ही करवाने का ये में था। लैंग्वेज समझते नहीं थे हम लोग, दिक्कत होता था, इसीलिए उन्होंने चाहा कि इनको हम क्या देंगे, इंग्लिश इंग्लिश शिक्षा देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हुआ तो वही हमें एजुकेशन, आधुनिक एजुकेशन की ओर लेके गए थे, ये उनका एक अच्छा बात है। अब चलिए दूसरा क्या है कि इसमें क्या हुआ कि राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। ठीक है, लोग जागृत होने लगे, क्या स्वतंत्रता का भावना आने लगा उनमें कि नहीं भाई, इंडिपेंडेंट होके, स्वतंत्र होके हम अलग महसूस करेंगे, है कि नहीं। अपने देश से प्रेम, देशभक्ति दिखाने का बात होने लगा, समाज में क्या सुधार लाने का बात होने लगा। ठीक है, तो यही सब है। उसके बाद देखिए सामाजिक सुधार आंदोलन, तीसरा कारक क्या है, सामाजिक सुधार आंदोलन। तो जैसे कि राजा राम मोहन राय हैं, जो कि आपको पता होगा सती प्रथा पर ये किए थे, रोक लगाए थे, साथ दिए थे ब्रिटिश, क्या तो नाम था उनका, उनके साथ मिलके। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब क्या है, कुरीति है। और जाति प्रथा जैसी कुरीतियों के विरोध आवाज उठाई। किसके, कौन उठा रहा था, साहित्य में लिख रहा था, उसी को रीडर जो पाठक है पढ़ के क्या हो रहा था, उसको जागृत हो रहा था, है कि नहीं। तीसरा क्या है कि प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, मुद्रणालय जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या, जब तक पत्र पत्रिका किताब नहीं छपेगा तो लोगों तक प्रचार प्रसार कैसे होगा, बोलिए, नहीं होगा। फिर देखिए पांचवा कारक क्या है कि नव जागरण। ठीक है, नव जागरण, पुनर्जागरण बोलिए, पुनर्जन्म जिसको भी कहा जाता है। तो इसमें क्या हुआ, एक नया भारत के समाज का क्या हो रहा था, विकास हो रहा था, एक नया सोच का विकास हो रहा था, विचार का, थॉट्स का विकास हो रहा था। ठीक है, तो यही है। फिर साहित्यकारों ने समाज की समस्या को उठाया और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया। यथार्थ मतलब जो रियलिस्टिक जो चल रहा है उस पे बात करना। ठीक है, रियलिस्टिक बनाना। जैसे आप प्रेमचंद की कहानी पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि मेरे पीछे ही वो घटना घट रही है, तो वो बात है। चलिए, अब है हमारा कि प्रश्न संख्या 2 में हिंदी गद्य के विकास का वर्णन कीजिए। अब चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपको क्वेश्चन बता देते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट कीजिएगा तो इसका नेक्स्ट पार्ट वीडियो करके हम ले आएंगे। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए, हिंदी गद्य के विकास का विस्तार से वर्णन कीजिए, है कि नहीं। गद्य मतलब यही निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, है कि नहीं। पहले पद, काव्य, यही सब चलता था ज्यादा। फिर है हमारा भारतेंदु युग का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो भारतेंदु युग देख लीजिए, 1850 से लेके 1900 तक माना गया है, जिसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। गद्य में भी बहुत रहा है इनका, बहुत सारा पत्रिकाएं निकली थी, समाज को सुधारने में लगे हुए थे, है कि नहीं। प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करते थे जो कि बहुत सरल होता था, है ना। तो यही है। द्विवेदी युग में देखिए इनका क्या है, द्विवेदी युग कब से कब तक चला, तो 1900 से लेके 1920 तक को का क्या कहा गया है, द्विवेदी युग कहा गया है। ठीक है, जो किसके नाम पे है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। इनका भी भाषा में क्या रहता था, भाषा की शुद्धता रहती थी। ठीक है, जैसे लोग होता था तो मिक्स्ड करके लिख देते होंगे, जो रीजनल लैंग्वेज है उससे, क्योंकि हिंदी का उतना विकास भी नहीं हुआ था। तो वही है। और ये क्या, द्विवेदी किस पे बात करते थे, तो राष्ट्रीयता, देशभक्ति पे बात करते थे, नैतिकता पे बात करते थे। ठीक है, चलिए तो अब भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में आपको तुलनात्मक करना है। ठीक है, समानताएं थी कि दोनों राष्ट्रीय चेतना के बारे में बताते थे, है कि नहीं, समाज को सुधारने के बारे में बताते। अलग कहाँ होता था, तो भाषा शैली पे होता था। ठीक है, और द्विवेदी का भाषा अत्यधिक क्या, सरल, सरल मतलब क्या, शुद्ध होता था। और भारतेंदु शुद्धता पे छोड़ के भावना पे ज्यादा ध्यान देते थे। चलिए फिर प्रश्न संख्या 1 है हमारे यूनिट 3 से क्वेश्चन नंबर 1। आधुनिक हिंदी काव्य की प्रवृत्तियों का विस्तृत से वर्णन कीजिए। तो आधुनिक जैसे हमारा रीतिकाल की प्रवृत्तियां थी, अलंकार था, ये था, तो इसमें क्या था, तो सबसे पहले किसका बात कहा गया था यहाँ पे कि राष्ट्र चेतना का बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि राष्ट्र चेतना लोगों पे ये करना है। ठीक है, स्वतंत्रता का भावना लाना है लोगों को, कैसे मतलब दयनीय स्थिति से क्या उनका जो चित्रण करके लोगों
आपको जगाना था कि हाँ उस पे उतना शोषण हो रहा है, आप अगर आज कदम नहीं उठाओगे, आज आवाज़ नहीं उठाएगा तो कल आप पर भी होगा, तो समझे? उसके बाद देखिए इसकी और एक प्रवृत्तियाँ क्या है कि समाज सुधार यथार्थवाद, समाज को सुधारने में लाइक जो अंधविश्वास था, है कि नहीं? जाति मतभेद था, स्त्री-पुरुष में जो बात चलता था कि कौन मजबूत है, कौन ये है, कौन आगे नहीं बढ़ सकता, तो ये सब पर भी बात किया गया। फिर यथार्थवाद पे बात किया गया, जो किसान हैं उनके बारे में बात किया गया, ठीक है? फिर देखिए यहाँ पे तीसरा है व्यक्तिवाद, मतलब व्यक्तिवाद में क्या है कि जो वो लोग पर्सनली जो फ़ील एक्सपीरियंस करते थे, पहले जो रीतिकाल में था राजा मेरा मतलब उसमें अपना अनुभव और अपना एक्सपीरियंस को वहाँ पे उतना महत्व नहीं दिया जाता था। और इसमें अपना अपना कल्पना, उसकी अपनी सोच ये सब पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो ये कब आया था? छायावाद युग में आया था, ठीक है? फिर चौथा प्रवृत्ति क्या है कि प्रकृति प्रेम, यहाँ पे हम लोग को प्रकृति से प्रेम करना, उसकी सुंदरता से रूबरू कराना, ठीक है? और उसके बाद हमारे नेचर के प्रति हमारा क्या ड्यूटीज़ है, क्या कर्तव्य है, ठीक है? उस सबको ये करना। फिर देखिए रहस्यवाद और आध्यात्मिकता, ठीक है? इसमें क्या ईश्वर और आत्मा का रहस्य की खोज में बताया गया है, तो इसको देख लीजिए। फिर मानवतावाद में मतलब कि हाँ दूसरे आप संवेदनशील बनिए, दूसरे का दर्द में आपको दुख होना चाहिए, दूसरा का संघर्ष करते हुए आपको ये नहीं लगना चाहिए कि झूठ मूठ का कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो मानवतावाद पर भी बात किया गया था। फिर ये में है कि नवीनता और प्रयोगवाद, तो नवीनता थी भाई, नया ये था, नया स्ट्रक्चर आया था, ट्रेडिशन को लोग ब्रेक कर रहे थे, है कि नहीं? भाषा शैली में थोड़ा नया किस्म का ये कर रहे थे, तो उसी को कहा गया है। अब देखिए आधुनिक युग में ही आता है छायावाद और प्रयोगवाद, तो छायावाद युग की आपको यहाँ पे विशेषता बताना है, ठीक है? इसको देख लीजिएगा आप लोग। प्रकृति का चित्रण है, कोमल भाषा है, ठीक है, प्रतीकात्मक है। फिर आपका देखिए गंगा वर्णन, कविता में गंगा के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व का विस्तृत से वर्णन कीजिए। जो हमारा गंगा नदी है उस पे यहाँ पे ये है कविता है, उसके बारे में है कि कितना वो पवित्र है, कितना लोगों का पाप धोती है, तो यही सब इसमें बताया गया है। तो इसी को लिखना है और इसका कैसे धार्मिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है। जैसे सांस्कृतिक महत्व क्या है कि वो तीर्थ स्थल में माना गया है कि नहीं? तो वही है। धार्मिक में है कि मोक्ष देती है, सामाजिक में क्या है कितना लोगों को कृषि वगैरह व्यापार में सहायता करता है कि नहीं? फिर है दूसरा क्वेश्चन कि मातृभूमि कविता में राष्ट्र प्रेम एवं कर्तव्य भाव क्या है भावना का विस्तृत से वर्णन कीजिए। दोनों पोयम आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर कर दीजिएगा। ब्लैक पेन से कॉपी में या कहीं पे लिख लीजिए आप लोग, ठीक है? फिर थर्ड में हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता का भावार्थ एवं उसके राष्ट्र संदेश का वर्णन कीजिए। ये सिलेबस में था थर्ड यूनिट में, भूल गए। फिर है फोर में विति विभावरी जागरी कविता का भावार्थ एवं उसका संदेश स्पष्ट करना। आपका जितना वहाँ पे कविता है सबको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है? फिर है भिक्षक कविता में सामाजिक यथार्थ और करुणा का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये गरीब गांव का ये रहता है, भिक्षुक का रहता है जो अत्यंत भूखा दरिद्र वस्त्र नहीं रहता है, उसके बारे में देख लीजिएगा। फिर है भारती वंदना कविता में राष्ट्र प्रेम देशभक्ति का विस्तृत वर्णन कीजिए। साथ में प्रथम रसीन कविता में प्रकृति सौंदर्य नवीनता का वर्णन कीजिए। फिर है आठ में नौका विहार कविता में प्रकृति और मानव के संबंध का वर्णन कीजिए। 9 में है ताज कविता में प्रेम सौंदर्य का कला के महत्व का वर्णन कीजिए। 10 में मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में करुणा और आत्मानुभूति का वर्णन कीजिए। अगर आप बोलिएगा तो सारा कविता का करके ला देंगे हम, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। कमेंट कीजिएगा अगर आपके पास ये होगा तो, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। पीडीएफ आपको ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा, आराम से पढ़िए, एंजॉय कीजिए। बाय, गुड नाइट गाइस।